आज का स्वागत है आप सबका मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे कि जैव उपचार के बारे में। एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन पे ही चलते हैं, सीधे क्वेश्चन पे ही डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखो, अगर जैव उपचार तकनीक अगर देखें तो इन सीटू होता है, एक एक्स सीटू होता है। मतलब स्वस्थानीय होता है, एक बास्थानीय होता है। तो अगर स्वस्थानीय में के क्वेश्चन बने भी हैं तो ये बायो वेस्टिंग होता है और ये कंपोस्टिंग होता है। ठीक है, जैव छिड़काव, फिर उसमें लैंड फार्मिंग होता है, बायो स्टिमुलेशन होता है, बायो पाइल्स होता है उसमें। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैव उपचार और जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है। तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन ही जैव उपचारण कहलाता है। ठीक है भाई। अगला कहता है, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के लिए जैव उपचारण तकनीक के कौन से लाभ होते हैं। कौन से लाभ होते हैं, तो इसमें देखो भैया कौन से लाभ होते हैं। तो इसमें केवल आंसर जो दिया गया है केवल 1 और 3 का, तो यही पढ़ लेते हैं बस। कहता है, यह प्रकृति में विकसित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। ठीक है। फिर कहता है, जैव जैव उपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके उस पे पढ़ लेते हैं, मतलब यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, तो ठीक है, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। कई प्रकार की भारी वस्तुओं से युक्त प्रदूषणों को जैव उपचारण की विधि द्वारा नहीं उपचारित किया जा सकता। उदाहरण के लिए कैडमियम व लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचारण द्वारा सहज ही या पूरी तरह से उपचारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए वो वाले गलत हो गए। आयल आयल जयपर समाचारों में था, ये क्या है। तो आयल जयपर क्या है भैया। आयल जयपर यह एक तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। आयल जयपर, ठीक है, आयल जयपर हो जाएगा। अगला क्या है, बस इतने क्वेश्चन बने इससे। अगला है यूरो मानक। यूरो मानक से क्वेश्चन क्या क्या बने। यूरो मानक से पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, कहता है यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जक के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्न में से गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोज कार्बन है। तो मतलब सभी इसमें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अतिकल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। यूरो यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की एक मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस कौन सी होती है। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है प्रदूषण एवं रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अगले वीडियो में ही कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।